Just give me a moment. Can you put him in spotlight? Yeah, just a sec. सो अनुराग जी, मैं आपसे अनम्यूट करने को बोलूंगा एंड क्विक अपने बारे में या प्रॉब्लम के बारे में बताएंगे। सर, मुझे अस्थमा है। और ये मुझे लगता है 15-20 साल से ज़्यादा हो गया है इसको। मैं 35 ईयर्स का हूँ अभी। और 15-20 साल से तो मेरे को मतलब बचपन से ही हो गया था। तो अभी अब मगर टाइम ऐसा आ गया कि अब बहुत मतलब जल्दी जल्दी होने लग गया है इसका अटैक। मतलब सांस फूलने लग जाती है। और है ना, उसके बाद इनहेलर्स वगैरह यूज़ करने पड़ते हैं। हम्म। और अब तो बहुत ज़्यादा कंडीशन। अब पहले तो कभी कभी होता था, अब तो बिल्कुल रेगुलर ही होता है। और मैं इनहेलर्स का तो है ना एडिक्ट हो चुका हूँ। मतलब रात को सोने से पहले मुझे लेना ही पड़ता है उसका यूज़। वरना फिर नींद ही नहीं आती है। बेचैनी सी रहती है, मतलब आप चेस्ट थोड़, में कंजेशन सा रहता है। आप थोड़े दिन कुंभक करेंगे ये चला जाएगा, मगर मैं आपको बता देता हूँ, इनहेलर की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। इनहेलर तो सबका आराम से चला जाएगा। मैं आपको लेकिन बताता हूँ आपकी प्रॉब्लम क्या है। आपकी इनहेलेशन की स्ट्रेंथ ही कमजोर है बचपन से। सर। शरीर में एक एक्सपेंशन फैक्टर आता है जब आप इनहेल करते हैं ना, तो अपान वायु कहते हैं, अपान दोष है आपको। आपकी ऊर्जा नीचे की तरफ में जाती है। जब नीचे की तरफ में ऊर्जा जाएगी तो शरीर जो है उसमें फैलाव आएगा, एक्सपेंशन होगा। तो वो एक्सपेंशन नहीं हो पाता। ये चीज अगर मैं बोलूं तो आपके अभी इस वक्त में हाइपोथैलेमस में भी इश्यू है। हाइपोथैलेमस आपके बॉडी का ना प्रेशर मेंटेन करता है, प्रेशर और टेम्परेचर दो चीज मेंटेन करता है। इसके अलावा वो प्रेशर के कारण आपके कान में कॉकलिया है जो बैलेंस मेंटेन करता है। ठीक है। फिर धीरे धीरे करके बैलेंसिंग में भी प्रॉब्लम आएगी। तो वो प्रेशर मेंटेन मैनेज नहीं कर पा रहा, प्रेशर इकोसिस्टम गड़बड़ है, क्योंकि अपान दोष के कारण प्रेशर इकोसिस्टम वीक है। तो ये बड़ी आसानी से ठीक हो सकता है। कुंभक करेंगे आप देखेंगे कुछ ही महीनों में आपको इनहेलर, लोग तो 10-10 दिन में छोड़ देते हैं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मगर ये मेडिसिन से नहीं होगा। इनहेलर लेके आप बेसिकली क्या कर रहे हो, लंग को थोड़ा सा लूज कर रहे हैं ताकि वो एक्सपैंड हो जाए। नहीं नहीं, आप म्यूटेड हैं, आप अनम्यूट करना पड़ेगा। सर, वो इनहेलर से एक शॉर्ट टर्म के लिए तो रिलीफ मिल हाँ। जाता है, मगर उसके बाद फिर से वही सेम तो सिचुएशन हो जाती है आपकी थोड़ा। कैपेबिलिटी, आपकी जो एबिलिटी ऑफ एक्सपेंशन तो नहीं होगा ना, उससे बढ़ेगा। आपने बाहर से जबरदस्ती थोड़ा रिलैक्स करा लिया या उसको मजबूर कर दिया ना कि वो उसकी एक्टिविटी को बंद कर दिया, तो ये आपका लंग या बॉडी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, एक्सपैंड नहीं हो पा रहा। तो कुछ खा के कुछ बाहर से लेके आपने उसको मजबूर कर दिया कि वो कॉन्ट्रैक्ट ना कर पाए। मगर उसके कारण आपके शरीर की एबिलिटी टू हैंडल द सिचुएशन तो नहीं बढ़ेगी और खराब होगी। सर, मैं एडिक्ट हो चुका हूँ इस चीज़ का हाँ। ना, ये यही वो। तो ये जैसे ही आप ये अपना अपान बल जैसे ही बढ़ाएंगे कुंभक करके, आप देखेंगे कुछ ही दिनों में ये आपका इनहेलर छूट जाएगा और ये आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इसको आप रेगुलर रखिए अपने साथ में। कुंभक का सिंपल प्रैक्टिस है जो हम सिखाएंगे, उसको रखिए, ये आराम से निकल जाएंगे इससे। है ना, मेडिसिन से कोई इलाज नहीं है इसका। ओके, सो थैंक यू अनुराग जी। आपको अपना वो मिला। सो हेमल पारेख, क्या आपको कोई इशू है रेस्पिरेटरी एलिमेंट वगैरह का, तो मुझे थम्स अप देंगे तभी मैं आपको स्पॉटलाइट में डालूंगा। हेमल पारेख, कैन यू हियर मी? लुक्स लाइक सिर्फ थम्स अप दीजिए। आसिफ चंदेल, आसिफ चंदेल, डू यू सफर फ्रॉम एनी काइंड ऑफ रेस्पिरेटरी एलिमेंट? गिव मी अ थम्स अप। Okay, so we'll go for yes. All right. So thank you, Asif. I'll put you in spotlight.
आपको अनम्यूट अनम्यूट करके थोड़ा अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताएं। सर मुझे सांस की प्रॉब्लम है। सांस की प्रॉब्लम किस तरह की प्रॉब्लम, क्या कोई मतलब टैग लगा है, सांस अस्थमा बोला है, या फिर क्या ऐसे ही आपको लगता है सांस की प्रॉब्लम? नहीं, अस्थमा लगता है। और एंटी एलर्जी टेबलेट लेता हूँ एल्सीमोन, तो उससे मेरे को फायदा हो जाता है। अच्छा, अभी तक इनहेलर तो नहीं लिया है मैंने, डॉक्टर ने लिखा था, लेकिन वो अभी एंटी एलर्जी पे चल रहा है काम। तो आपके शरीर में जो प्रॉब्लम है उसको मैं बता देता हूँ। इसको तो आयुर्वेद में वात दोष कहते हैं। यानी कि आपके शरीर में कोई भी डायनेमिक एक्टिविटी, कामकाज जो है ना, वो स्मूथ नहीं चलता। कभी ज्यादा कभी कम, ये चीज आप अपने दिमाग में भी महसूस करेंगे। ये बहुत इधर उधर भागता है। जी। शरीर के अंदर स्थिरता भी नहीं है। तो फंक्शनिंग एबिलिटी जो है, स्मूथ फंक्शनिंग नहीं है बॉडी का। इसका मतलब इसका प्रेशर फ्लक्चुएट करता है। बॉडी का जो वर्किंग डायनेमिक प्रेशर है वो फ्लक्चुएट करता है। इसको वात दोष कहते हैं। तो वात दोष इस वक्त में बहुत हेवी है आपके शरीर के अंदर, वात दोष। दूसरा पार्ट जो है आपके बॉडी का, टॉलरेंस लेवल भी कम है, झेलने की क्षमता कम है। इसीलिए बार बार हिस्टामिन, आप बेसिकली इसको हिस्टामिन इंटॉलरेंस भी बोल सकते हैं। एलर्जिक टैबलेट लेने से आपको आराम मिलता है ना, एंटी हिस्टामिन आप लेते हैं तो आराम मिलता है, क्योंकि शरीर रिएक्ट कर रहा है चीजों के साथ में, उसके लिए हिस्टामिन रिलीज हो रहा है। ऐसा लग रहा है बॉडी को कि वो एक खतरे में आ रहा है, तो हिस्टामिन रिलीज होता है। तो आप एंटी एलर्जी खाते हो, एंटी हिस्टामिन लेते हो, तो फिर आपको आराम लगता है। बट उससे ये ठीक नहीं होगा। ठीक है ना, उससे ये ठीक नहीं होने वाला। वो जब तक आप अपने शरीर का टॉलरेंस, क्योंकि प्रेशर फ्लक्चुएशन हो रहा है, फंक्शनल फ्लक्चुएशन हो रहा है, इसके अंदर अगर आप इसको प्रेशर इकोसिस्टम को करेक्ट करते हैं, आप अपने बॉडी का वात अगर करेक्ट करते हैं, सही करते हैं, तो आपको थोड़े दिनों में पता चलेगा कि एंटी हिस्टामिन या एलर्जी की टैबलेट खाने की जरूरत नहीं होगी। बट यू विल हैव टू बी कंसिस्टेंट फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। यानी 6 महीना कम से कम अगर शरीर पे काम करेंगे तो कैन कम आउट ऑफ आराम से। एलर्जी, एंटी एलर्जिक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा जो आपका लंग का इशू है वो रिजॉल्व हो जाएगा बड़े आराम से। वात दोष, आयुर्वेद के टर्म्स में इसको वात दोष कहा जाता है। तो ये वात दोष बहुत है आपके अंदर, इस वक्त में भी बहुत है। पेन फैक्टर्स भी आएंगे इसकी वजह से ज्यादा। वात दोष जब भी शरीर में रहता है तो शरीर में पेन बढ़ते हैं, अलग अलग पेन फैक्टर्स बढ़ते हैं। वही वात दोष आगे चल के और भी चीजें आपको देखने को मिलेगा कि जॉइंट पेन काफी होना शुरू हो जाएगा, है ना। मेंटल फ्लक्चुएशन हो रहा है तो एक डिप्रेसिव टेंडेंसी आने के भी चांस होंगे। हमेशा नेगेटिव थॉट, क्या हो जाए क्या नहीं होगा, घबराहट आनी शुरू हो सकती है। एंजाइटी अटैक भी आता है इसकी वजह से, एक लंबे समय तक ऐसा रहेगा तो। ठीक है, तो वात दोष को करेक्ट करना ही पड़ेगा। कोई भी दवाई, आयुर्वेदिक दवाई भी अगर वात दोष के लिए खाते हैं तो आपके शरीर की एबिलिटी टू हैंडल वात दोष वो नहीं बढ़ाएगी, सपोर्ट ही देगी। मेडिसिन से आप ठीक नहीं होते हैं। जरूरत पड़ने पे, बहुत जरूरत पड़ने पे, फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आप मेडिसिन का सपोर्ट ले सकते हैं, मगर ठीक तो आपका शरीर ही करता है। आपको उसकी एबिलिटी टू हैंडल इटसेल्फ, टू रिकवर, वो बढ़ानी ही पड़ेगी। वो बढ़ाइए और आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, है ना। आगे चल के जो कॉम्प्लिकेशन आने के चांसेस हैं उसको बिल्कुल आप ठीक कर सकते हैं। आप अनम्यूट करें अपने आप को और अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताएंगे ब्रीफ में, शॉर्ट में। आपका नेटवर्क फ्लक्चुएट कर रहा। बात कर रहा हूँ। हाँ जी, बोलिए। हेलो। हाँ जी, बोलिए। सुनाई दे रहा है ना हाँ अभी? हाँ, बोलो। मेरे बोलो को बोलो। पहले पहले ऐसा अस्थमा का या कुछ नहीं था, लेकिन 2018 से ये शुरू हुआ है। और क्या होता है ना, ये फरवरी और मार्च, उसमें सबसे ज्यादा मतलब बहुत रहता है। पूरा 2 महीने तो पूरा गोली पे ही रहते हैं। विदाउट हम्म गोली हम लिवोसिट्रिजिन लेना ही पड़ता है मतलब। हम्म हम्म और फिर अस्थमा भी हो जाता है, और चेस्ट पूरा जो है ना
टाइट हो जाता है, सांस लेने में तकलीफ हो जाए अभी, और अभी खांसी इतनी आती है ना कि मतलब अंतड़ियां बाहर आ जाएगी ना, ऐसी खांसी हाँ आती हाँ, है। बिल्कुल बिल्कुल। और देखो सर ऐसा हो सकता है हम्म। मेरे घर में हम दो तीन लोगों को ऐसा है, तो उसका क्या रीजन हो सकता है सर? उसका अच्छा, उसका रीजन क्या हो सकता है? ये तो बड़ा आसान है जानना। मगर मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा होता है ना कि एक ही कैटेगरी के लोग होते हैं जब, तो उन सब में एक तरीके का कॉमन गुण होता अच्छा। है ना। कॉमन गुण होता है, इसको हम इस तरीके से बोलते हैं, आज के टर्म्स में बोलते हैं कि भाई जेनेटिक का प्रभाव है, जेनेटिक्स एक ही है, तो उसके गुण दोष सबके एक ही जैसे हैं, तो उनमें एक अच्छा, प्रॉब्लम होने के चांस भी ज्यादा होते हैं। बरोबर है। ठीक है ना। मगर इसको हम बहुत पहले से ऐसे ही बता रहे हैं, एक तरीके का अगर कुल है, एक तरीके का गोत्र है, तो उनमें एक तरीके की क्वालिटी बिल्डअप होती ज्यादा होती है ना, उसको जेनेटिक के साथ में कोरिलेट कर सकते हैं। मगर प्रॉब्लम कहाँ है, ये समझ। हम्म। इन कभी कभी है ना जेनेटिक्स में चलता है, ये आप देखेंगे कि एक पूरे के पूरे लीनिएज में चलता है, और लीनिएज में एक व्यक्ति भी अगर इस चीज को ठीक कर सके तो उस पूरे लीनिएज का उद्धार हो जाता है, जिसे हम कुलदेव कहते हैं। कुलदेव का कॉन्सेप्ट जानते हैं, कुलदेव नाम सुना होगा कम से कम। तो एक ही तरीके के जेनेटिक्स में अगर एक इंसान भी एक फैक्टर को, एक एक बल को बढ़ा सके, या एक फैक्टर को बढ़ा सके, तो उस पूरे जेनेटिक्स को फायदा होता। अच्छा, मैं आपको बता देता हूं आपके अंदर क्या प्रॉब्लम है आपकी। एक कहते हैं शरीर में ऊपर कोई चीज जाने चाहिए। ये देखो, जब भी खांसी होती है तो बेसिकली आप ये देखेंगे कि कोई चीज ऊपर की तरफ फेंक रही है, शरीर कुछ फेंकने की कोशिश कर रहा है ऊपर से, नीचे से नहीं, ऊपर से फेंकने की कोशिश कर रहा है। तो आपकी ऊर्जा ऊपर की तरफ में झटका दे रहा है, आपका शरीर ऊपर की तरफ में झटका दे रहा है। ये झटका कब देगा? जब आपके अंदर इनबिल्ट ये ऊपर ऊर्जा को उठाने की शक्ति कम होगी। इसे उदान वायु कहते हैं। क्या दोष है? उदान वायु दोष। इस पर्टिकुलर सिचुएशन को क्या कहेंगे? उदान वायु दोष। ये उदान वायु जैसे ही अगर बढ़ा सकें हम, है ना, अगर शरीर खांसी कर रहा है तो वो कुछ बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है, एक सिचुएशन को आराम देने की कोशिश कर रहा है, तो उसको उसके अगेंस्ट में अगर हम जाएंगे तो सिचुएशन कभी ठीक नहीं होगी। हम बेसिकली आजकल क्या कर रहे हैं, शरीर एक काम कर रहा है, वो हमको अच्छा नहीं लग रहा, तकलीफ आ रही है, तो उसको वो काम करने से रोक रहे हैं। अगर ऐसा करेंगे तो वो प्रॉब्लम जिंदगी भर रहेगी, जिंदगी भर ही नहीं रहेगी, बराबर। जन्मों जन्मों तक रहेगी। अगले जन्म में बच्चा पैदा होगा, वो क्या लेके पैदा होगा? अस्थमा। क्योंकि आप विरुद्ध जा रहे हैं, आप अपने शरीर जो करना चाह रहा है उसके विरुद्ध जा रहे हो, उल्टा जा रहे हो। आज के एलोपैथी का ट्रीटमेंट यही है, हर चीज शरीर के विरुद्ध है, इसलिए सारी बीमारी बढ़ रही है, कोई एक बीमारी ठीक नहीं हो रही। डायबिटीज बढ़ रही है, थायराइड बढ़ रहा है, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज बढ़ रहा है, अस्थमा, एलर्जी, लंग डिफिकल्टी तो निहायत ही बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो कहने का मतलब, जब हम शरीर के विरुद्ध जाते हैं तो उसको ठीक नहीं करते हैं हम, उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं, लड़ते हैं। ये कोई ये कोई सही तरीका नहीं है शरीर को सपोर्ट करने का। तो शरीर कुछ उठाने की कोशिश कर रहा है तो उसको उठाने में मदद करो, तो वो कुछ समय के बाद में वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो उदान वायु अगर आपके शरीर में बढ़ा दी जाए तो आप देखेंगे कि इस साल अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, अगले साल आपको प्रॉब्लम कम हो जाएगी, सेकेंड ईयर और कम हो जाएगी, आपको सपोर्ट लेने की जरूरत नहीं होगी, थर्ड ईयर में ये गायब हो जाएगा, है ना। तो ऐसा 3 साल का टारगेट ले सकते हो। अनम्यूट करके बोलो। इसके लिए सर कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि मैं एक मेरा ना और बात बता रहा हूं, बहुत इसका कोई ऑप्शन नहीं है, आपके पास में और कोई चारा ही नहीं है, किसी और चीज से ये ठीक होगा ही नहीं। सही अगर, बात है। हाँ, अगर मेडिसिन आप लेंगे तो साल दर साल आपकी सिचुएशन और खराब होती जाएगी। तो ये कम से कम 3 साल का टारगेट ले लो, आपका जेनेटिक्स चेंज हो जाएगा कुंभक से। ओके।
अगर आप आज ये काम करते हो तो अपने ही गोत्र के जेनेटिक के सारे लोगों का भी भला करोगे। इतना ही नहीं है, आगे जो जनरेशन आने वाली है उसका भी भला करोगे। तो एक कमिटमेंट लेके चलो। और आ, ये ना जनरेशन में चलता है। उदाहरण शक्ति कम है ना, तो बच्चों की भी वैसी ही होगी, उसके अरे आगे भी मतलब वैसी क्या ही। होता नहीं, मतलब क्या होता है ना कि ये, चलो हम तो आगे पीछे करके भी सहन कर लेते हैं, लेकिन बच्चों को होता है और किसी को होता है तो हाँ, फिर तो फिर अच्छा नहीं नहीं। होता है ऐसा, अच्छा नहीं लगता है। हाँ, उनको भी ठीक करने के लिए पहले अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। अच्छा। ठीक है, पहले अपने ऊपर ठीक है, काम ठीक। करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज बढ़ाइए, प्रैक्टिस करके अपने शरीर की ये उदाहरण शक्ति बढ़ा लें। ये रिजॉल्व हो जाएगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा लेकिन। स्वामी जी, वी विल टेक अ फ्यू क्वेश्चंस। तो हरी कुमरा जी हैं। हम्म। वो ब्रेथलेसनेस और खांसी उनको बहुत होती है, लॉट ऑफ प्रॉब्लम ऑफ ब्रेथलेसनेस एंड कॉफिंग एज पर हिम ड्यू टू पोल्यूशन, और नो मेडिसिन इज वर्किंग, और खांसी बहुत ही सिवियर होती है। तो क्या वो इस प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं? देखो, आप खांसी हो रही है, कुछ शरीर आपका बाहर फेंकने की कोशिश कर रहा है, इतना सबको समझ में आता है। खांसी का मतलब क्या होता है? शरीर कुछ अंदर से बाहर फेंक रहा है। क्यों फेंक रहा होगा शरीर? क्योंकि शायद उसको कुछ अंदर गया, वो सहन नहीं हो रहा, झेल नहीं पा रहा, आपका शरीर टॉलरेट नहीं कर पा रहा। तो इसका इलाज, सीधा सटीक इलाज क्या होगा? शुरुआत कहां से करेंगे? बाहर से आप सपोर्ट इनिशियली ले सकते हैं, है ना। नेबुलाइजर ले लिया, एंटी एलर्जिक ले लिया, मगर वो इलाज नहीं है। वो मैनेजमेंट, थोड़ा फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आप उसे मैनेज करेंगे। मगर आपके शरीर की सहन शक्ति तो बढ़ानी ही पड़ेगी आपको। असली ट्रीटमेंट तो वही है। सहन कैसे करते हैं आप किसी चीज को, पहले ये समझिए। टॉलरेट कैसे करते हो? एक एग्जांपल लेके चलते हैं। 10 किलो का वेट उठाइए, वेट को कैसे टॉलरेट करते हैं? कैसे वेट उठाते हैं? सांस रोक के, सांस रोक के उठाते हैं। तो टॉलरेट आप कैसे करते हैं? आप 50 किलो उठाना है, फिर क्या करोगे? सांस रोकने की क्षमता बढ़ानी पड़ेगी, नहीं तो 50 किलो से नुकसान हो जाएगा। 50 किलो से नुकसान हो जाएगा। तो सांस रोकने की क्षमता अगर आप बढ़ाएंगे तो टॉलरेंस लेवल बढ़ेगा। तो आपके शरीर में कोई चीज जाएगी तो आपका शरीर से झेल पाएगा। फिर उसे बाहर फेंकने की जरूरत नहीं, अंदर ही अंदर डाइजेस्ट करके निकाल देगा। टॉलरेट नहीं करेगा तो बाहर फेंकने की कोशिश करेगा। बाहर फेंकने की कोशिश में वो म्यूकस जनरेट करता है, जिसमें वो डाल के फिर उसको बाहर निकालते हैं। वो आपके एलिमेंट्री कनाल में चले जाता है या नाक से मुंह से बाहर निकलता है। तो म्यूकस जनरेशन जो है ना, वो प्रोटेक्टिव होता है। लेकिन म्यूकस की वजह से जमावट भी आएगी, सांस लेने में तकलीफ आएगी। तो म्यूकस गलत नहीं है, खांसी गलत नहीं है। वो फेंक नहीं पा रहा है तो बार बार फेंकने की कोशिश करे। तो पहली बात, टॉलरेंस बढ़ाना है। अपने सिस्टम का टॉलरेंस बढ़ाना है आपको। उससे क्या होगा? उससे आपको यह भी पता चलेगा कि आप स्ट्रेस लेवल लाइफ में कम हो जाएंगे। आप खराब सिचुएशन में भी होंगे तो भी परेशान नहीं होंगे। बर्नआउट नहीं होगा। बर्नआउट कहते हैं ना, काम कर रहे हैं, कॉर्पोरेट लाइफ में जा रहे हैं, बर्नआउट हो रहा है, अरे परेशान हो रहे हैं बहुत। बर्नआउट नहीं होगा। आज के टाइम पे जहां भी आपसे ज्यादा एक्सपेक्ट किया जा रहा है वहां जाके काम कीजिए। अब जो भी आपका प्रोफेशन है, वहां पे बर्नआउट होगा ही होगा। और बर्नआउट से हटने के लिए आपको दारू की घूंटी लगानी पड़ेगी, सोटा मारना पड़ेगा। इसका मतलब आपके शरीर की झेलने की क्षमता आपने नहीं बढ़ाई, उसको किसी और तरीके से हैंडल करने का कोशिश किया। अब वही चीज आपको बर्बाद कर देगी, क्योंकि टॉलरेंस लेवल तो कम ही है। दारू भी कब तक आपका शरीर टॉलरेट करेगा? यह स्टेरॉइड आपके इम्यून सिस्टम को गिरा के कितना समय तक जिंदा रख पाएंगे आपके शरीर को, बताइए। इम्यून तो आपकी आर्मी है, डिफेंस है। तो आपके कॉर्पोरेट लाइफ में, फैमिली लाइफ में, सोशल लाइफ में टॉलरेंस अगर बढ़ा दें अपने शरीर का, शरीर और माइंड दोनों जुड़े होते हैं, तो आपके माइंड का टॉलरेंस भी बढ़े, रेजिलियंस बढ़ेगा। तो अलग अलग सिचुएशन, गलत सिचुएशन आएगी, आप रोक तो सकते नहीं लाइफ में, मगर उससे स्मूथली निकल जाए। ये कैसे कर पाएंगे? जब आपके शरीर की सहन शक्ति ज्यादा होगी, टॉलरेंस ज्यादा होगा।
फिर आपको शायद एक सिचुएशन से निकलने में वो बाहर से सपोर्ट लेने की जरूरत नहीं होगी, है ना। तो आप क्या देखेंगे, कुंभक कर रहा है कोई, तो बाहर का डिपेंडेंसी ऑन एनी काइंड ऑफ अ एक्सटर्नल सपोर्ट, बीट नार्कोटिक्स, सिगरेट की जरूरत कम हो जाएगी, अल्कोहल की जरूरत कम हो जाएगी, एनजिट खा रहे हैं, अल्प्राजोलम खा रहे हैं, उसकी जरूरत कम हो जाएगी। इनहेलर से आप सांस ले पा रहे हैं, उसकी जरूरत नहीं रहेगी, इनहेलर छूट जाएंगे, स्टेरॉइड की जरूरत नहीं रहेगी। इनिशियली जब बहुत जरूरत हो तो उसी समय लें, मगर आपके शरीर का टॉलरेंस बढ़ाएं, झेलने की शक्ति बढ़ाएं। एलर्जिक कंडीशन सारी ठीक हो सकती हैं, मैं आपको साफ बताऊं, एंटी एलर्जी से ठीक नहीं होगा। स्टैम्प पेपर में लिख लो, आपके शरीर को भगवान आ जाए तो भी ठीक नहीं कर पाएगा, स्टैम्प पेपर में लिख लो। कौन ठीक करेगा? आपका ही शरीर ठीक करेगा। उसको आपको ताकत देनी पड़ेगी, जोर लगाने की ताकत। एक बात बताइए, आज जितनी हम तकलीफ फेस कर रहे हैं, 2 जनरेशन पहले, 2 जनरेशन पहले इतनी तकलीफ नहीं थी, है कि नहीं है? उनमें और हमारे में क्या फर्क है? उनमें और हम में क्या फर्क है? वो शरीर से ज्यादा जोर लगा सकते थे, आज हम नहीं लगा सकते उतना जोर। जोर कैसे लगाते हो? सांस रोक के, बिना सांस रोके कोई भी जोर लगा पाते? नहीं लगा सकते, करके देख लो। चलना, उठना, बैठना, वेट उठाना, कोई भी काम करना, नाचना, गाना, आप कैसे करते हैं? अंदर ही अंदर आपको पीछे अलग अलग अनुपात में, रेशियो में सांस रोकना पड़ता है, तभी जोर लगा पाते हैं। यानी कि उनकी सांस रोकने की क्षमता ज्यादा अच्छी थी 2 जनरेशन पहले, हमारी कम है। हाँ या ना? आपको समझ में आ रहा है? क्या यह समझना मुश्किल है? नहीं, बिल्कुल मुश्किल, आप लोग समझदार लोग। तो जोर लगाने की क्षमता बढ़ाएंगे तभी आपकी लाइफ अच्छी होगी। आप सोचते हैं कोई गोली आ जाए, कोई नई दवाई मिल जाए मुझे, आपकी दवाई आपके शरीर की हालत खराब कर देगी। आपको मालूम है इस बात का? आप आसपास में देख रहे हैं, 100 साल में एक भी अस्थमा का पेशेंट लंग इशू ठीक नहीं हो पाया, 100 साल में एक भी डायबिटिक ठीक नहीं हो पाया, 100 साल में एक भी थायराइड ठीक नहीं हो पाया। ये सब बढ़ रहे हैं ना, कैंसर एपिडेमिक बनता जा रहा है, लंग इशू ऑलमोस्ट सभी लोगों को है किसी ना किसी लेवल पे। तो ऐसी सिचुएशन में एक उपाय जो आपके शरीर को एम्पावर कर सके और आपकी लाइफ को अच्छा कर सके, वो सबको साथ में रखना ही चाहिए। ऑप्शनल नहीं है कुंभक आज के समय में। ठीक है, अगर आपको 5 साल भी लग जाए ठीक होने में, मान लीजिए आपके शरीर में इतनी खराबी आ गई, लेकिन ठीक होने की उम्मीद है। क्यों? क्योंकि अगर आप कुंभक कर रहे होगे तभी होगी, वरना नहीं है। आप कोई भी इलाज करा लो, आपकी लाइफ खराब ही होगी। अपने शरीर को एम्पावर करो। कुंभक एक वो तरीका है जिससे शरीर एम्पावर होगा, अपने आप को ठीक करेगा। ये गारंटी है, ये गारंटी है। हम्म। तो अपने बुद्धि से सोचें, आप लोग समझदार लोग हैं, अपने कॉमन सेंस से सोचो, थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके देखो कि क्या हम जो बोल रहे हैं वो सही है। क्योंकि आपको ऐसे पढ़ाया नहीं गया है ना, आपको कुछ 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 बता दिया गया। अब उन्होंने ठीक तो किया नहीं किसी को। जब डॉक्टर आपको बातें बताता है तो आप उससे एक सवाल करते हो कि किसको ठीक किया, बताओ जरा। क्योंकि होता ही नहीं है ठीक, क्या बोलेगा, होता ही नहीं है ठीक, क्योंकि वो अलग कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं। होता है, 100% ठीक होता है। आप वीडियो को दोबारा देखिए, मैंने शायद कुछ ऐसे शब्द बोले, ऐसी कुछ बात बोली जो एकदम से नहीं समझ में आएगा, लेकिन आपका हेल्थ आपके हाथ में हो, आपको चीजें समझ में आए, ये भी जिम्मेदारी आपकी ही है। कल को वो दवाइयां खा रहे हैं ना, कल को क्रैश आ जाएगा, हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे, वेंटिलेटर पे आ जाएंगे, कौन जिम्मेदारी लेगा?
WHO लेगा जिम्मेदारी आपकी? नहीं, सरकार लेगी, कोई दुनिया की कोई भी सरकार, अमेरिकन सरकार लेगी, भारतीय सरकार लेगी? हॉस्पिटल जहां आप जाते हैं, क्या वो जिम्मेदारी लेंगे कि आपका क्रैश आ गया? कोई भी नहीं लेगा जिम्मेदारी। कोई डॉक्टर, आपके परिवार वाले लेना भी चाहे तो भी नहीं ले पाएंगे। वो तो यही कहते हैं, को डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर के पास जाओ। कौन लेगा आपकी जिम्मेदारी? आपका शरीर लेगा। दुनिया में किसी की ताकत नहीं है आपकी जिम्मेदारी लेने की। इसको एम्पावर करो। इसको ऑपोजिट में, इसके हमेशा उल्टा काम कर रहे हैं। बुखार आता है, बुखार दबा देते हैं, बंद कर दर्द। दर्द आता है, दर्द काट देते हैं। उल्टी आता है, उल्टी बंद कर देते हैं। दस्त आता है, दस्त बंद कर देते हैं। दर्द आता है, दर्द काट देते हैं। क्रिमिनल है क्या आपका शरीर? इसके खिलाफ में हमने बहुत काम किया। इसको एम्पावर नहीं करेंगे, कोई चांस नहीं है ठीक होने का। मैं ये बता रहा हूं, आज समझो, चाहे 5 साल बाद समझो, चाहे 50 साल बाद समझो। आयुर्वेद का पहला नियम, यथा बलम तथा चिकित्सा। जितना शरीर का बल होगा उतना ही वो ठीक हो पाएगा। महादेव पार्वती संवाद में पार्वती महादेव से पूछती है, किम बलम सर्व बलम, इस जीवित जगत का बल क्या है? महादेव बोलते हैं, कुंभक बलम सर्व बलम। इस वक्त में, इस दुनिया में जिस भी इंसान को एम्पावर होना है, उसकी रिकवरी स्ट्रेंथ बढ़ानी है, उसकी इम्यूनिटी सही करनी है, उसका रीजनरेशन करना है, हार्ट का स्ट्रेंथ बढ़ाना है, ऑर्गन का स्ट्रेंथ बढ़ाना है, उसको कुंभक करना ही पड़ेगा। दवाई से आप ठीक नहीं होते हैं। दवाई सपोर्ट की तरह रखिए, जब बहुत जरूरत हो जाए। We have questions related to oxygen levels. So Narendra ji and Padmanabha, who also suffers from COPD, इनके oxygen level कम रहते हैं, and they are forever dependent on oxygen supply. Will they be able to come out of the problem? ऑक्सीजन सप्लाई करना ह्यूमन बॉडी को इज अ क्राइम। क्योंकि जब आप शरीर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाते हैं तो ऑक्सीडेंट्स आपके शरीर में बढ़ जाएंगे। आपको मालूम है एंटीऑक्सीडेंट कोई चीज होती है? एंटीऑक्सीडेंट खिलाया जाता है लोगों को। ऑक्सीडेशन से तो लोहा भी बच नहीं पाता, जंग लग जाता है। आपके शरीर में लोहा है, आयरन है आपके शरीर में, तो ज्यादा ऑक्सीजन इज फेटल। ज्यादा ऑक्सीजन से ना फेटालिटी, हार्ट कोलैप्स होगा ही होगा। अगर आज आप ज्यादा ऑक्सीजन ले रहे हैं तो कल को हार्ट कोलैप्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैं आपको ऐसे लोग दिखा दूंगा जो साइकोलॉजिकली बीमार हो गए हैं, और वो सभी किसी ना किसी समय पे हो ही जाते हैं। शरीर बीमार होगा तो माइंड बीमार होगा ही हो। अब उनके दिमाग में ये है कि ऑक्सीजन लेने से ही हम बच पाएंगे, लेकिन थैंकफुली वो कुंभक कर रहे हैं। ऑक्सीजन नहीं छोड़ा, कुंभक कर रहे हैं, तो अभी तक कोलैप्स में गए नहीं। वरना ऑक्सीजन वाले तो कोलैप्स में जाएंगे ही जाएंगे। एंटीऑक्सीडेंट क्यों खिलाया जाता है? हर बीमारी के साथ में एक एंटीऑक्सीडेंट आपको एक डॉक्टर दे देता है। तो पहली बात, ऑक्सीजन सैचुरेशन के बहुत सारे ऐसे आयाम हैं जिसको हमें समझना होगा। उस पर रिसर्च नहीं हो रहा, काम नहीं हो रहा। ऑक्सीजन बाहर तो सेम ही है सबके लिए, तो किसी के शरीर में ऑक्सीजन लेवल अलग क्यों होते हैं हर एक के शरीर में? क्योंकि एब्जॉर्प्शन फैक्टर ठीक नहीं। एब्जॉर्प्शन ठीक नहीं। शरीर की एब्जॉर्प्शन की स्ट्रेंथ आप बढ़ा देंगे तो ऑक्सीजन सैचुरेशन बढ़ जाएगा। हमने तो कोरोना पीरियड में लोगों को कुंभक कराया, उनको वेंटिलेटर की जरूरत नहीं पड़ी। केवल कुंभक से उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन ये वो सब कुछ बिल्कुल फिट रहा। तो ये आपको जो ऐसे कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है, इससे बढ़िया मैं आपको एक बात कहूं, कोशिश कीजिए कि थोड़ी नेचुरल स्पेस में जाएं और अपने शरीर की शक्ति बढ़ाएं। ये प्राइमरी है, कुंभक करना प्राइमरी, ऑप्शन नहीं है। दूसरा,
कुछ नेचुरल स्पेस में अगर आप जाते हैं, आपका शरीर एब्जॉर्ब ठीक से कर पाएगा, वो सैचुरेशन आपका वैसे ही बढ़ जाएगा। बाहर से जब भी हम ऑक्सीजन लेते हैं, अपने हार्ट को कमजोर करते हैं, अपने शरीर को कमजोर करते हैं, है ना, ऑक्सीडेंट्स भी बढ़ाते हैं। तो कुंभक करके, हिम्मत करके, क्योंकि दिमाग साइकोलॉजिकली भी तो बहुत कमजोर हो गए, हिम्मत करके थोड़ा स्पेस चेंज करो। घर को हमेशा वेंटिलेटेड रखो, बंद करके मत रखो। क्रॉस वेंटिलेशन होने देना चाहिए। और आपका पैसा किस काम का, अगर उसे आप ऐसी चीज में नहीं लगा रहे जिससे आपके शरीर में हेल्थ आ रहा है, किस काम का बताइए। कल क्रैश हो जाएगा, सब धरा धरा रह जाएगा, आपका परिवार सब छूट जाएगा ना। तो समय निकाल के नेचुरल स्पेस में, क्योंकि ये कमी शहरों में बहुत ज्यादा है, तो थोड़ा समय निकाल के हफ्ता 2 हफ्ता जितना हो सके किसी प्राकृतिक जगह पे जाएं। अगर आपका जन्म किसी गांव में हुआ और गांव की स्थिति अच्छी है, प्राकृतिक है, तो वहां भी कभी कभी जाके महीना 2 महीना ऐसा रुकें। आजकल तो वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटी बड़ी अच्छी है, लोग कर सकते हैं काम, नहीं तो छुट्टी ले। छुट्टी हमेशा आपको कहीं घूमने जाना है परिवार के साथ में, ऐसा क्यों? आप छुट्टी लेके किसी नेचुरल जगह पे जाइए, अपने जन्म स्थान पे जाइए, वहां का पानी पीजिए, वहां का की पैदावार हुई फसल, अनाज फल खाइए। आप देखेंगे कुछ ही समय में आपके शरीर में एक रिलैक्सेशन, एक आराम आ जाएगा। ठीक है ना। मैंने तो ऐसे कई लोगों को बोला कि नेचुरल स्पेस में, वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, मरना ही है, डॉक्टर ने तो बोल दिया ऑक्सीजन सैचुरेशन 40 पे आ गया, मरना ही है, चलो गांव जाके मरेंगे। वो बेचारे ठीक हो गए वहां जाके। वो ठीक हो गए वहां जाके, कहते हैं अब पेड़ पेड़ के नीचे खाट लगाया, सो गए, यार ठीक हो गए। आपका शरीर प्रकृति का हिस्सा है। उसको वो थोड़ा वो वातावरण तो दे दो, है ना। थोड़ा मन में ज्यादा लॉजिक इस्तेमाल मत करो, आपका इमोशन डाउन जाएगा, सांस लेने में तकलीफ आएगी। ईश्वर भी आ जाए और आपको आपके इमोशन को डाउन करना चाहे तो मत मानो बात, उसको भी भगाओ। कोई इंसान आपको दुखी ना कर सके, ये गारंटी तो लो। इस दुनिया की कोई ताकत किसी भी तरीके से आपको दुखी ना कर सके। अपने मन में हमेशा एक उल्लास रखना चाहिए। आप जब मर्जी चाहे स्माइल कर सकते हैं, कर सकते हैं, अभी कर सकते हैं, स्माइल कर सकते हैं। इतनी भी तकलीफ है, स्माइल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर रहे? आपने चूज किया ना कि मुझे दुखी रहना है, कैसे ठीक होंगे ये बताइए। आपके मन में थोड़ा उल्लास आएगा, आप देख शरीर ठीक करने लग जाएगा अपने आप को। तो ये जिम्मेदारी लीजिए, है ना। इतना ज्ञान अपने दिमाग में भर लोगे, उसके बाद भी शरीर तो एम्पावर नहीं होने वाला। सारा गूगल भर लो, क्या होने वाला? कुछ नहीं। तो लॉजिक, आपको 20% टाइम इस्तेमाल करना चाहिए, 80% टाइम, 80% टाइम सेलिब्रेट करना चाहिए लाइफ। देखो बीमार इंसान भी मरेगा, हेल्दी भी मरेगा, सब यमराज की खिड़की पे खड़े हैं ना। क्यों परेशान हो रहे हैं? अपने को सही लाइन पे काम करिए, सही दिशा में काम करो, अपने शरीर को एम्पावर करो, जीवन का जो भी समय है सेलिब्रेट करो उसको। आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, गारंटी है। Swamiji, many people in respiratory problems suffer from excess mucus or phlegm. But there are people, there's a lady who's suffering from excess dry cough, and she has ILD and COPD, or she gets severe abdomen spasm due to cough. So will a program like Shadang help her? यस यस, ऑफ कोर्स इट विल हेल्प। बट आप ये देखो, ड्राई कफ में क्या हो रहा है, आपका बॉडी म्यूकस प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा, आपके शरीर में हाइड्रेशन का लेवल बहुत कम हो गया, मेटाबॉलिज्म भी वीक हो गया। दो चीजें, जल तत्व खराब हो गया, जितना हम दवाई खाते हैं केमिकल, आपका शरीर केमिकल खाने के लिए डिजाइन हुआ था क्या? एक बात बताइए, सभी बताइए, जितने यहां पे हैं, मौजूद हैं, जो अभी हैं, आपका शरीर केमिकल खाने के लिए डिजाइन हुआ था क्या?
आप पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डालते हो क्या? कभी नहीं डालोगे, क्योंकि वो डीजल के लिए डिजाइन नहीं हुआ। आपका शरीर केमिकल खाने के लिए डिजाइन नहीं हुआ। मगर बचपन से केमिकल दवाई खा रहे हो आप, तो पूरी दुनिया ही बीमार पड़ेगी। वो काम कर रहे हैं। तो जब भी आप केमिकल खाते हैं, आपका शरीर 95% से ज्यादा वो केमिकल पानी में डिजोल्व करके यूरिनेशन के थ्रू निकालता है बाहर। इसमें आपके शरीर का पानी यूज हो जाता है। ये काम नहीं करना चाहिए था आपके शरीर को, आपने लेकिन कुछ ऐसा गलत किया जिससे आपके शरीर का पानी लूज हो गया। अब उसे भोजन को इस्तेमाल करने में, मेटाबॉलिज्म में उस जल को इस्तेमाल करना था, मगर वो दवाई को निकालने में इस्तेमाल कर रहा है। तो सही जगह पे अगर आपके शरीर का जल तत्व इस्तेमाल ही नहीं हो रहा, तो मेटाबॉलिज्म वीक हो जाएगा। ये सारी बीमारी का जड़ है। लंग इशू, हार्ट एंड लंग इशू में मेटाबॉलिक वीकनेस उसकी जड़ है। तो जल तत्व को रोकने की क्या विधा हो सकती है? कुंभक, कुंभक रोकने का नियम है ना। तो जल तत्व को भी रोकना है तो कुंभक करना पड़ेगा। म्यूकस फॉर्मेशन नहीं होगा तो इन्फ्लेमेशन, कितनी रगड़, सूखी जगह पे अगर रगड़ बनती है तो वहां से तो ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है। तो इन्फ्लेमेशन को रोकना है। कुंभक इन्फ्लेमेशन को कम करता है। हमने दुनिया का पहला रिसर्च किया, साइंटिफिक रिसर्च, कोरिलेटिंग कुंभक विथ माइटोकॉन्ड्रिया हेल्थ एंड इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स। जितने भी अस्थमा के लोग हैं सब में वीकनेस होता है, लंग इश्यू है सब में वीकनेस होता है, बर्नआउट है, स्ट्रेस है। ये हमारा प्रोग्राम जो है ना, ये जेनेरिक प्रोग्राम भी है। ऐसे ही नहीं कि केवल अस्थमा एलर्जी जिनका उनको करना चाहिए। ये आपकी ताकत को बढ़ाने का भी प्रोग्राम है। षड बल स्थापना करने का प्रोग्राम है। 6 बल, देह बल, धातु बल, अग्नि बल, मनोबल, दोष बल, ओजस बल, 6 बल हैं आपके शरीर के। इसको स्थापित करने का नाम है षडांग प्रतिष्ठा। कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे आप घर में मियां बीबी लड़ ही क्यों ना रहे हो, उसके पीछे कारण क्या है? ईगो इश्यूज है ना। ईगो क्यों आता है? कमजोर लोगों में ईगो ज्यादा होता है। आप काम करके थक रहे हैं या जीवन यापन करके थक रहे हैं, और आपके साथ में जो है उसके साथ में क्लैश चल रहा है, क्योंकि आप कमजोर होते जा रहे हैं और उसको बढ़ाने का कोई तरीका नहीं अपनाया आपने। तो षड स्थापना ये जेनरिक भी है। अगर आपको अपने आप को हेल्दी रखना है तो भी आपको ये करना चाहिए। मगर उस एक्सपेरिमेंट में हमको क्या मिला कि दुनिया में अगर आपकी माइटोकॉन्ड्रिया हेल्थ यानी एनर्जी लेवल बढ़ाना है तो वो कुंभक ही बढ़ा सकता है। ये हमने दुनिया का पहला साइंटिफिक रिसर्च में पाया। वो सारे रिजल्ट, सारे डेटा हमारे पास अवेलेबल है। इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स अगर कम करना है तो कुंभक करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें हमारे 4 हफ्ते के अंदर सब्जेक्ट्स में इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स कम आ गए, माइटोकॉन्ड्रिया हेल्थ बढ़ गया, उसकी डेंसिटी बढ़ गई, उसका डैमेज रुक गया और रिकवरी शुरू हो गई। कोर इशू मेटाबॉलिज्म है, और मेटाबॉलिज्म माइटोकॉन्ड्रिया हेल्थ के साथ में जुड़ा हुआ है डायरेक्टली। तो अगर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, दुनिया का कोई भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जो कि 80% बीमारी है, 20% बीमारी इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन में आप एंटीबायोटिक लो। इन्फेक्शन में केमिकल लिया जा सकता है क्योंकि हमने नेचुरल पे तो काम ही नहीं किया। जो अवेलेबल है वो ले लीजिए। मगर 80% बीमारी मेटाबॉलिज्म, लाइफस्टाइल, क्रॉनिक डिजीज होती है। उसमें कोई दवाई काम नहीं कर सकती, ना ही करती, बल्कि और खराब करती। उसको मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करना है। अगर आपको क्रॉनिक डिजीज में निजात पाना है, ठीक होना है, रिकवर करना है, तो कुंभक करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो हाँ, ड्राई कफ है तो भी मैं आपको 50 तरीके बता सकता हूं जिससे कि इसमें मदद मिलेगी। ठीक है ना। मगर
कुंभक का ऑप्शन है नहीं, इसीलिए मैं बार बार ये इस बात पे एम्फोसिस डालने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि आपको ऑनलाइन तो नहीं पढ़ाया जा रहा है ये सब, क्योंकि आपका इकोसिस्टम में तो ये डला ही नहीं हुआ है। जो नैरेटिव क्रिएट किया गया उसके अंदर ये है ही नहीं। लेकिन आप लोग समझदार लोग हैं, मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूं, ताकि आपका वो जो एक पर्दा है ना आंखों के सामने का, उससे निकल के आप देख पाए कि हाँ, आपका शरीर ही जब ठीक करेगा किसी चीज को, तो उसको एम्पावर करना तो कंपलसरी बन जाता है। Swamiji, a lot of people judge their health with the tests, etc. So there's a question on YouTube that will Kumbhak help me improve my AVQ, which is a nuclear medicine test that assesses airflow and blood flow in the lungs. So it's a ventilation आप perfusion एक test. काम करिए, आप एक काम करिए, वी आर ऑल्सो गोइंग टू लॉन्च सम नॉन इन्वेसिव डायग्नोसिस, प्लीज डू दैट। आप कुंभक करने से पहले वो टेस्ट करा लो, ठीक है? एंड आफ्टर 40 डेज वी गिव यू 40 डेज चैलेंज, उसके बाद में दोबारा टेस्ट करा लो, और हमारे साथ में शेयर करना वो रिपोर्ट, और हमको अलाउ करना वो रिपोर्ट को यूज करने के लिए फॉर द पब्लिक, टू शो इट टू पब्लिक। डू इट। मैं चाहता हूं कि ऐसे लोग जो किसी ना किसी लेवल पे एक रिसर्च और एक्सपेरिमेंट कर सकें, वो जुड़े हमारे साथ, क्यों? हमको तो कोई फंड नहीं कर रहा ना भाई। हम रिसर्च कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? हम अपने ही से रिसर्च कर रहे हैं, अपने ही जो थोड़ी कमाई होती है हमारी, उसी से रिसर्च भी करते हैं। तो अगर आप लोग आ सकें तो आपको दिखेगा कि ये चीजें केवल कुंभक ही बढ़ा सकता है, आपके वो रिपोर्ट अच्छी ला सकता है, दुनिया में और कोई नहीं ला सकता। और हमारे पास में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि रिपोर्ट्स हमारे साथ शेयर करते हैं। आपको मालूम है, जब मैं कह रहा हूं ये जेनेटिक्स ठीक करेगा, हमारे पास क्रोमोसोमल टेस्ट है 6 मंथ बैक से, आफ्टर 6 मंथ, और क्रोमोसोमल डिफेक्ट ठीक हो गया, ठीक है ना? तो जब हम बात कह रहे हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ हमारे पास में प्रूफ है। बट और चाहिए, और चाहिए, हमें और प्रूफ चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम ऐसा करके कोई कहीं पे पब्लिश करना या नहीं, नहीं, आप लोग ठीक हो जाएं, यही हमारा ध्येय है। ह्यूमैनिटी एम्पावर हो, यही हमारा मकसद है। हमको कोई अवार्ड नहीं चाहिए, है ना? आप लोग एम्पावर हो जाएंगे, हमारे लिए सबसे बड़ा अवार्ड है। Thank you, Swabiji. That is all for today. There's one small question that बहुत सारे लोगों को कोविड होने के बाद प्रॉब्लम हुआ होता है. So though we have covered it in the presentation, would you like to have a word for them? आप शरीर के साथ में किसी भी तरीके की छेड़छाड़ जब करते हैं, देखो, मैं ऐसे शब्द भी, ऐसे कॉन्सेप्ट भी इस्तेमाल करूंगा, शायद आपको इमीडिएटली रिलेट, को रिलेट नहीं हो, मगर आप देखेंगे तो आपके एक्सपीरियंस में ऐसा होता है। द मोमेंट यू गेट इन टू सम काइंड ऑफ अ डिफिकल्टी, देर इज अ टाइम पीरियड नीडेड फॉर रिकवरी। आपको वापस रिहैबिलिटेट करना होता है, शरीर करता है अपने आप को। तो आप जैसे ही किसी भी तरीके का एक क्रैश या फिर किसी भी तरीके का एक्सपेरिमेंट भी कर लो शरीर के साथ में, द बॉडी विल नीड अ टाइम पीरियड ऑफ रिकवरी। मैं आपको बताऊं, आई एम ऑल्सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इन अ टाइम पीरियड ऑफ रिकवरी, बिकॉज आई हैव टेकन लॉट ऑफ थिंग्स अपॉन माई सेल्फ। तो वो चाहिए ही होगा। The moment you put in chemical inside your body gets disintegrated. The moment you put a vaccine inside your body, you get into fever. आपको वो बीमारी होती है, and the body then recovers itself. अगर आपने नेचुरल तरीके से इन्फ्लिक्ट किया बीमारी शरीर पे, तो शरीर का एक तरीका है उसको रिकवर करने का, इट विल रिकवर इट फुल्ली। बट इफ यू इन्फ्लिक्ट अ डिजीज बाय अननेचुरल मीन्स, उसके बाद हमें मालूम नहीं है इस बारे में, लेकिन हम करते हैं। सी, वैक्सीनेशन इज अ होल डिफरेंट कॉन्सेप्ट। वैक्सीनेशन हमारे देश में पैदा हुआ, द कॉन्सेप्ट ऑफ वैक्सीनेशन।
ठीक है ना। 8,000 साल, 8,500 साल पहले वैक्सीन हमारे देश में लगाया जाता था, बट इट वॉज ग्रोन ऑन नेचुरल कॉटन एंड जूट थ्रेड। उसके ऊपर नेचुरली ग्रोन किया जाता था। मगर आज का वैक्सीनेशन इज एक्चुअली कंट्रोल्ड थ्रू लॉट ऑफ केमिकल्स, लॉट ऑफ केमिकल्स। उसके थ्रू अगर आप अपने शरीर में इनकलकेट करते हो, एक डिजीज इन्फ्लिक्ट करते हो, वैक्सीन करवाते हो अपना, द रिकवरी फैक्टर, आपका शरीर कितना रिकवर करेगा, एक्चुअली इसके बारे में बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये बहुत डायनेमिक होता है, वर्सटाइल होता है। इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। आप एक ग्रुप पे अगर कोई एक्सपेरिमेंटेशन रिसर्च भी कर लेते हो, दैट रिसर्च मे नॉट बी एप्लीकेबल फॉर अदर ग्रुप ऑफ पीपल। So there is lot of variability in terms of what the kind of experiment we do in today's time. एलोपैथी में जो रिसर्च हो रहा है, क्या आपको मालूम है डबल ब्लाइंड स्टडी एक रिसर्च होता है एलोपैथी में? डबल ब्लाइंड स्टडी, एक भी डबल ब्लाइंड स्टडी को रेप्लिकेट नहीं किया जा सका आज तक। इसका मतलब हुआ कि आप उसे साइंस कह ही नहीं सकते, लेकिन आप सभी एलोपैथी को साइंस कहते हो ना। प्रूफ क्या है उसका? प्रूफ कुछ भी नहीं है। प्रूफ है कि वो सुपरस्टिशन है। एलोपैथी एक सुपरस्टिशन है, मगर आप उस पर साइंस का टैग लगाते हो। इट इज जस्ट अ मार्केटिंग गिमिक, और कुछ भी नहीं है। कोलोनाइजिंग तरीका है, कोलोनाइज करने का तरीका है। ये धीरे धीरे सबको समझ में आएगा। डॉलर जैसे जैसे खत्म होगा, अमेरिका जैसे जैसे गिरेगा, दुनिया की हेल्थ अच्छी होगी। मैं आज ये बात बोल रहा हूं, आप ऑब्जर्व करेंगे इसे अगले 10 साल में। यूरोप और अमेरिका जितना गिरेगा, उतना लोग हेल्दी होंगे इस दुनिया में। तो हमें लगता है कि बड़ा रिसर्च हो रहा है, बड़ा काम हो रहा है। एक भी तो इंसान को ठीक नहीं किया आपने 100 साल में। काय का रिसर्च? आपको मालूम ही नहीं है कि ये होता क्यों है। लंग इश्यूज, अस्थमा होता क्यों है, क्या एलोपैथी में मालूम है? उनको मालूम ही नहीं है कि ये होता क्यों है। अरे बाकी तो छोड़िए, डायबिटीज क्यों होती है नहीं मालूम, ब्लड प्रेशर क्यों होता है नहीं मालूम, थायराइड क्यों होता है नहीं मालूम, कैंसर क्यों होता है नहीं मालूम, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्यों होता है नहीं मालूम, हिस्टामिन इंटॉलरेंस क्यों हो रहा है नहीं मालूम, इंसुलिन इंटॉलरेंस क्यों हो रहा है नहीं मालूम। आप उनके पास में लाइन लगा के जाते हो ना ठीक होने के लिए, जिनको नहीं मालूम कि ये बीमारी क्यों हो रही है। कमाल की बात है। शायद हम इतने बड़े गुलाम हो गए हैं कि अपनी बुद्धि भी नहीं बची है। नहीं तो इसके पास क्यों जाते आप जिसको कि मालूम ही नहीं है कि प्रॉब्लम क्यों हो रही है। ऑब्वियसली वो जो भी काम कर रहे हैं उससे दुनिया में बीमारियां बढ़ रही हैं। प्रूफ है। अरे 100 साल का प्रूफ है कि नहीं? आप सोचिए जरा, अपनी आंखें खोलें। हम आपको ये नहीं कह रहे कि आप ड्रग एडिक्ट हैं तो ड्रग लेना बंद कर दो, हम ये नहीं कह रहे, क्योंकि ड्रग एडिक्ट को एकदम से ड्रग नहीं छुड़वाया जा सकता। आपके शरीर को एम्पावर करेंगे, वो ड्रग छूट जाएगा, धीरे धीरे करके छूट जाएगा। है ना? तो आप अपने कॉमन सेंस से सोचें। जो आपको पढ़ाया गया है उसको साइड में रखो, आप कॉमन सेंस से सोचें, और आपको पता चलेगा कि नहीं, आपको भी समझ में आता है, आप भी देख पा रहे हैं। गो टूवर्ड्स एम्पावरिंग योर बॉडी, हम तो यही कहेंगे, गो टूवर्ड्स एम्पावरिंग योर बॉडी। बाकी चीजें तो हम कितना भी बोलेंगे, कितना भी नेगेट करेंगे, उससे कुछ नहीं होने वाला। जस्ट एम्पावर योर बॉडी एंड यू विल सी द रिजल्ट्स। एज द रिजल्ट्स विल कम, यू विल ऑल्सो कम टू नो अबाउट इट। आपको भी समझ में आएगा, अच्छा ये तो आसान था, हम तो मुश्किल रास्ता अपना रहे थे। Thank you, Swamiji. Uh, we are getting close to 9, so